नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है जैसे कि साक्षात्कार। जो पिछली भी क्लास में मैंने साक्षात्कार विधि के बारे में बताया था कि साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा और उसमें किन किन प्रकार से हमें ध्यान देनी बातें रहती है, जिससे हम साक्षात्कार में हमें जो उपयोगी बातें रहती है साक्षात्कार लेते समय करती। तो आज का फिर टॉपिक है साक्षात्कार की विधि, जिसमें हम इस पर विचार करेंगे कि साक्षात्कार की महत्ता क्या है, साक्षात्कार प्रणाली की सीमाएं और साक्षात्कार के विभिन्न रूप एवं अनुसंधान में इसकी उपयोगिता क्या है। तो महत्ता मतलब कि इसके महत्व क्या क्या है, तो आज हम देखते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है महत्व में कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन, मतलब कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार से ये उपयोगी। जब भी आप किसी साक्षात्कार से मतलब कोई भी जिसे इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं या साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, तो उसकी मनोदशा के बारे में भी जानना आपका पहला प्रथम कर्तव्य होता है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनकी उनकी भाव रचना किस प्रकार से है, वो किस उद्देश्य को लेकर लिखते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर बहुत सारे जो आप हिंदी के साहित्यकारों को अगर लेते हैं तो उनकी मन दशा, वो किस प्रकार से सोचते हैं। जैसे हमारे में मनोवैज्ञानिक अध्ययन के जैसे कवि में अज्ञे हो गए, जगेंद्र हो गए या चंद्रजोशी हो गए। तो ये सब क्या है, जो अंदर मन के अंदर जो अचेतन मन में या चेतन मन में जो कुंठा या संघास, ये सब जो कुंठित रहते हैं, उस पर उनके विचारों को लिखने का प्रयास करें अपनी रचनाओं में। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन में भी हम जब साक्षात्कार लेने जाते हैं तो हम उनकी मन दशा को हम साक्षात रूप से उसमें हम अध्ययन कर लेते हैं कि वहाँ पर व्यक्ति के उद्देश्य क्या है, धारणाएं क्या है एवं भावनाएं क्या है। तो इसके बारे में हमें सही सूचना प्राप्त हो जाती है, जो कि हम देखो कभी इनकी पुस्तकों में पढ़ते हैं तो वो आज हमें समूह उनके साक्षात प्रत्यक्ष रूप में हमें मिलता है कि उनके जो भावों में किस प्रकार से उतार चढ़ाव में निरीक्षण भी हमें प्राप्त होता है कि जो हम उनकी रचना में पढ़ रहे हैं वह मतलब आज हम साक्षात रूप में भी उनकी वैसे ही भावनाएं हैं कि नहीं हैं। तो इसका हमें प्रत्यक्ष दर्शन इसमें हो जाता है कि उनके मन के क्या चलते रहती है, जो क्रियाएं हैं, वो सभी चीज़ें को हम साक्षात उसमें देख लेते हैं। फिर सेकंड आता है इसमें पारस्परिक प्रेरणा क्या होती है, कि जब वार्तालाप की निर्धारित प्रक्रिया के तहत दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर संपर्क करते हैं, इससे साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षी का परस्पर प्रभावी होना स्वाभाविक होता है। वार्तालाप की प्रक्रिया के अनुसार सूचनाएं विस्तृत हो जाती है, जो कि गहनता से अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। यदि ऐसी स्थिति में ना हो तो साक्षी अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रकट नहीं कर पाता। अर्थात यह क्रिया इसलिए उपयोगी है कि साक्षी लगातार प्रेरित होता रहता है इससे। उसको हमेशा उसके में मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति में संपर्क करके हम उसमें साक्षी को प्रेरित कर सकते हैं, और जो हमारी उपयोगी चीज़ें उसके बारे में हम साक्षात्कार से उससे हम अपनी सूचनाओं को ग्रहण कर लेते हैं। फिर थर्ड आता है इसमें आंतरिक भावनाओं के विषय में सूचना, कि परस्पर संपर्क साक्षात्कार के लिए अति आवश्यक है। इस संपर्क के फलस्वरूप हम अनुसंधानकर्ता व्यक्ति अथवा समूह के अंतर्जीवनी में निहित सूचनाओं को हम संकलित कर लेते हैं कि उनके अंतर भावों में कौन सी क्रिया चल रही है, मतलब उनके आंतरिक जीवन में जो हलचल चल रही है, या हम साक्षात जो कि हमें उनकी पुस्तकों से जो ज्ञान नहीं हो पाता है, उनके अंतर जीवन की हमें साक्षात रूप में हमें उनकी भावनाएं, उनकी झलक उससे प्राप्त हो जाती है कि वो मतलब आज वास्तव में उनकी क्या क्या पहचान है और उनकी आंतरिक भावनाएं क्या है, वो किस प्रकार से समाज के लिए क्या लिखना चाह रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन का परिदृश्य, परिस्थितियाँ कैसे हैं। तो उसका हमें प्रत्यक्ष रूप और एवं वास्तविक रूप में यहाँ पर दिखाई दे जाता है। फिर आता है हमें सभी स्तरों के लोगों से सूचना प्राप्ति करना, मतलब समाज में विभिन्न मानसिक स्तर के लोग रहते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की जातियाँ यहाँ पर रह रही है। हर लोगों की मानसिक स्थिति एक समान नहीं रहती। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति एक समान रहेगी तो फिर तो सब सामान्य रूप से ही चलेगी, सबकी सोच एक रहेगी, सबकी बुद्धि रहेगी, सबके तर्क भी एक ही रहेंगे। पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी मानसिकता है, उनकी बुद्धि है, उनकी तर्क है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। तो हमें इस प्रकार से जिस प्रकार हम सामने जब किसी का साक्षात्कार लेने जाते हैं तो हमें उसकी मानसिक स्तर को भी आकलन कर लेना चाहिए कि उनकी बुद्धि की स्थिति कैसी है, उनकी भावनाएं क्या हैं। तो इस आधार पर हम अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हम प्रत्येक स्तर के लोगों का भी हम
अध्ययन नहीं कर सकते, किंतु साक्षात्कार के माध्यम से क्या होता है, यह अध्ययन संभव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वह प्रत्यक्ष पद्धति रहता है। इसकी सहायता से प्रत्येक स्तर के व्यक्ति से अपनी हम व्यक्तिगत सूचना का हम संकलन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्तर पर हम उसकी बुद्धि, व्यक्ति या तर्क भावनाओं को हम आकलन नहीं कर सकते, पर जब वही व्यक्ति हमें साक्षात या प्रत्यक्ष रूप से हमें वास्तविक रूप में मिलता है, तब हम उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व जीवन की सूचना का हम संकलन स्वयं और साक्ष्य हम कर सकते हैं। यह चीज़ आ जाता है। तो हमारे लिए यह बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल और बेनिफिट रहता है कि अगर हम किसी के जीवनी पर कर रहे हैं या किसी जीवित व्यक्ति की हम रचना या कथा साहित्य पर कर रहे हैं, तो हम उनसे स्वयं जाकर उनसे हम संपर्क कर से हमें पूरे उनके डाटा को हम पढ़े बिना भी उनके मुख से हम मुखाग्र सुन के हम साक्षात्कार से भी उनका हम आकलन कर सकते हैं, वो किस स्तर के हैं, कैसा लिखते हैं, उनकी बुद्धि कैसी है, वह किस प्रकार से समाज के प्रति लिख रहे हैं या नारियों के प्रति लिख रहे हैं या बाल मनोवैज्ञानिक है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, किस आधार पर वो लिख रहे हैं, तो हमें वो सम्मुख हमें उनसे प्राप्त हो जाती है जानकारी। फिर आता है 5वां पॉइंट आता है संभावित अतीत का अध्ययन करना। मतलब कि इसमें हम देखते हैं कि साक्षी के जीवन की भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है कि वह कितना ही विश्वसनीय हो सकता है, जितना वर्तमान घटनाओं का अध्ययन विश्वसनीय होता है। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि भूतकालीन घटनाएं उतनी विश्वसनीय नहीं होती, वह उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते जितना जो कि वर्तमान में घटित जो है घटनाएं, उसका हम अध्ययन को हम विश्वसनीय मानते हैं। तो साक्षात्कार एक तरह से बहुत ही अच्छा है, विश्वास पात्र भी है। आप फोटो ले सकते हैं, आप उनकी बातों को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप उनसे लिखित सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके शोध ग्रंथ के लिए कि आप उनसे साक्षात लेकर उनकी वर्तमान में जो घटनाएं अध्ययन को हम विश्वसनीय बना सकते हैं। वह अवैध नहीं रहेगा, वह वैध रहेगा। जैसे कि हम पुस्तक में पढ़ते हैं तो वो कौन सी घटनाएं भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वह भी कहीं तक उचित रहता है, विश्वसनीय रहता है, पर यहाँ पर जो लिखे गए हैं हम स्वयं लेखक से बात कर रहे हैं और उनसे हम संपर्क करके वर्तमान संदर्भ पर हम बात करते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और विश्वसनीय माना जाता है। तो ये आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है साक्षात्कार प्रणाली की सीमाएं, जिसमें पहला है कि इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं अविश्वसनीय। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अप्रामाणिक भी बोल सकते हैं इसको। अप्रामाणिक या अप्रामाणिक भी बोल सकते हैं, अप्रामाणिक भी कह सकते हैं इसको। तो क्या होता है कि हमारी सीमाओं में हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू मेथड में कि जो हम सूचना प्राप्त करते हैं तो वह विश्वसनीय है या नहीं है, तो वह मतलब विश्वसनीयता उसमें कम होती है। अतः साक्षी एवं साक्षात्कारकर्ता अपनी अभिमत के लिए वो स्वतंत्र होता है। यहाँ पर वह किसी भी चीज़ को विश्वास बनाने के लिए या विश्वसनीय बनाने के लिए वह उसको प्रयोग में लाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है कि हम कोई भी मटेरियल या सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो वो विश्वसनीय उसमें अधिकता हो, अविश्वसनीय कम हो करके। तो यह दोनों तरफ से होता है कि जो साक्षात्कार दे रहा है या साक्षी, दोनों के बीच की बातें रहती हैं। फिर सेकंड आता है कि हम यहाँ पर प्रयोग सिद्ध, यहाँ पर सेकंड हम देखते हैं कि प्रयोग सिद्ध यहाँ पर हम देखते हैं सत्यापन की आवश्यकता। सत्यापन की आवश्यकता क्या है, तो हम यहाँ पर प्रयोग भी कर सकते हैं कि क्यों वहाँ उसकी आवश्यकता है। हमें साक्षात्कार द्वारा हमें गुणात्मक तथ्यों को हम संकलित करना होता है, इसलिए इस प्रकार के साक्षात्कार में हम देखते हैं कि संवेगों और भावनाओं के द्वारा बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में हम प्रमाणित या संदिग्ध होती है, या फिर हम देख सकते हैं कि सांख्यिकी का प्रयोग एवं प्रयोग सिद्ध सत्यापन इसमें संभव नहीं हो पाता, तो इसमें हमें प्रयोग करना पड़ता है कुछ सांख्यिकी के आधार पर या कुछ भावनाएं संवेगों के आधार पर। तो ये चीज़ आ जाएगा।
थर्ड आता है हमारा, यहाँ पर देखते हैं कि दोषपूर्ण हमारे यहाँ पर दोषपूर्ण संस्मरण। तो दोषपूर्ण संस्मरण क्या होता है कि साक्षी द्वारा जो दिए गए तुरंत लिखे नहीं जाते, पर अर्थात हम देखते हैं कि साक्षात्कार के बाद की उन जो समस्त सूचनाओं को लिखना होता है, उस समय तक की सारी सूचनाएं प्रश्नकर्ता के को याद रखनी पड़ती है। बाद में वो लेखनबद्ध करने के कारण बहुत सी सूचनाएं क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता के द्वारा स्मरण शक्ति से बाहर या विस्मृत हो जाती है। तो उस स्थान पर हमें जो गलत सूचनाएं या लिपिबद्ध कर लेते हैं, इससे साक्षात्कार की वैधता प्रभावित होती है। तो हमें ये दोषपूर्ण स्मरण है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय तो हम साक्षात्कार लेते समय तो वो जो बोलते रहते हैं, पर बहुत कुछ रहता है जो हमारे मेमोरी से हट जाता है, और उसके कारण से हम क्या करते हैं, गलत सूचनाएं लिख लेते हैं। तो ये सभी को हमें ध्यान में रखना चाहिए। या तो हम जब जा रहे हैं तो तुरंत हम अपने एक डायरी या पेन में हम उसको नोट डाउन कर लें या लिख लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसको हम एक्सप्लेन करके बाद में उसको अच्छे से लिखें। तो ये सारी जो दोषपूर्ण संस्मरण है या उनको दूर करने का प्रयास हम करते हैं कि पता चलता है पहले से हमें क्या करना चाहिए कि क्वेश्चनायर बना देना चाहिए कि उनसे हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं और वो कैसे उत्तर दे रहे हैं। फिर उसे हमें थोड़े से शॉर्ट की में हमें उसको नोट कर लेना चाहिए। फिर बाद में हम जब उसको पूरा पूर्ण रूप से जब लिखते हैं तब हम उनसे पूरा एक्सप्लेन करके पूरा विस्तार से लिखना चाहिए। तो इससे हमें गलतियाँ नहीं होंगी। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं कि इसमें साक्षात्कारदाता एवं साक्षात्कारकर्ता की समस्या क्या आती है। फोर्थ हमारा आता है कि साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता की समस्या क्या है। तो साक्षात्कारकर्ता में हम देखते हैं कि साक्षात्कारदाता एवं साक्षात्कारकर्ता की समस्या अधिक जटिल होती है। उत्तरदाताओं को साक्षात्कार के लिए तैयार करना होता है, जो कि एक कठिन कार्य होता है, जिसके लिए हमें उच्चतम ज्ञान और मानवीय व्यवहारों एवं सामाजिक मूल्यों का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। साक्षात्कार का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे साक्षी गलत तथ्य ना प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पर जो साक्षात्कारदाता है और एवं साक्षात्कारकर्ता की समस्या यह होती है कि साक्षात्कार को उत्तरदाताओं को जो है साक्षात्कार के लिए तैयार करना हमें यहाँ पर एक जटिल काम रहता है कि जिसका हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो हमें उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और हम एकदम जाके किसी से भी तुरंत हम वार्तालाप स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें उनसे समय लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने साक्षात्कार का कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे हमें वह साक्षी वहाँ कहीं पर भी वो गलती नहीं करता, और जो जिसका हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो वो हमसे उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है कि हीनता की भावना। फोर्थ हम देखते हैं कि हीनता की भावना क्या है। हीनता की भावना, ये सारे पॉइंट्स अगर इंटरव्यू से संबंधित आपको प्रश्न आते हैं तो आप ऐसे उसको पूरा विस्तार से लिख सकते हैं कि क्या है हीनता की भावना। क्या है कि साक्षात्कारकर्ता में कभी कभी हीनता की भावना उत्पन्न होती है, फलतः वो ऐसे प्रश्नों को पूछने का साहस नहीं जुटा पाते जो वास्तव में अनुसंधान के लिए आवश्यक होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम डर के कारण वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सहम जाते हैं कि हम हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं हम उसे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और उनका जवाब भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन बनाएं कि जिनमें हम खुद भी क्या बोलते हैं, मतलब हमें आराम से और हम खुद भी हमें एक विश्वास है कि हम इसे पूछ सकते हैं, बोलने में कोई झिझक ना रहे। तो ऐसे प्रश्न पूछें जिसमें हम कॉन्फिडेंस रहें कि हाँ हम इसको बोल सकते हैं और इनको बुरा भी नहीं लगेगा। तो सामने वाले को भी ध्यान में रखते हुए कि ऐसे कोई प्रश्न ना पूछें कि जिससे उनको क्या बोलते हैं उनको ठेस लगे या किसी चीज़ को उत्तर देने में वहाँ उन्हें असहजता महसूस हो। तो इस कारण से हमें इसको ध्यान में रखते हुए हमें वैसे प्रश्न पूछने चाहिए कि जो अनुसंधान के लिए उपयोगी हो और जिससे हमारा कार्य आराम से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि अशुद्धि की सूचना। अशुद्धि पांचवा हम देखते हैं कि अशुद्ध सूचना। इसको ध्यान में रखते हैं कि अशुद्ध सूचना क्या होता है।
कि साक्षात्कारकर्ता एवं अनुसंधानदाता दोनों ही सामान्य ढांचे एवं समाज के लिए एक सदस्य होते हैं। फिर भी साक्षात्कारकर्ता चेतन अचेतन रूप से अपने महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान देता है तथा वास्तविक स्थिति की वह अपेक्षा करता है। तो हमें जब भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता दोनों को हमें समाज के दायरे और रखते हुए हमें उनके चेतन अचेतन मन को हमें उनके भावों अनुभवों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना चाहिए और वास्तविक स्थिति की अपेक्षा करना चाहिए। तो ये था पॉइंट आपका, ये सीमाएँ इस प्रकार से मैंने आपको बताई। इसमें एक पॉइंट मैं बताई थी जो अनुसंधानदाता और अनुसंधानकर्ता की समस्या क्या होती है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बनाएंगे। कल के टॉपिक में मैं आपको साक्षात्कार के डिफरेंट टाइप्स बताऊँगी कि किस किस प्रकार के टाइप्स होते हैं। आज के लिए धन्यवाद।